Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this particular topic to you. So आज जो है हम लोग यहाँ पे ये पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सोल्यूशन का, जो कि है आपके एनसीईआरटी क्लास 12 यूनिट 2 का हिस्सा। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एबनॉर्मल मोलार मासेस के बारे में। यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि अपना एबनॉर्मल मोलार मास होता क्यों है। हम दो केसेस देखेंगे जहाँ पे कि आपका एबनॉर्मल मोलार मास आता है, फिर समझेंगे कि उसका रीज़न क्या है और उसको कंपनसेट करने के लिए आप किस तरीके से वेंट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। राइट, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका है एबनॉर्मल मोलार मास। तो इसमें बेसिकली आपके दो केसेस हैं। सबसे पहला केस आता है आपका डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। तो जो आपके सोल्यूशन, जो आपके मॉलिक्यूल जो है आपके सल्यूट्स, राइट, वो आपका डिसोसिएट हो जाते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमें इसको अलग टर्म में अगर लिखना है तो यहाँ पे इसके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। सो अगर मान लीजिए अगर आप लेते हैं यहाँ पे KCl का मॉलिक्यूल, सो KCl जो है बेसिकली आपका K प्लस और Cl माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा एक्वस सोल्यूशन में, जो कि आपके सल्यूट पार्टिकल्स है। और इसमें अगर हमने जो है इफेक्ट देखा इसका, तो इसका इफेक्ट अगर हम देखें तो आपका डेल्टा TF जो आता है वो आता है आपका 1.04 केल्विन के बराबर। राइट, और यहाँ पे अगर हम ये देखें कि ये आपका लेट्स से आपका KF इंटू मोलालिटी के बराबर अगर हम देखें, और यहाँ पे हमने 1 kg अगर आपने सॉल्वेंट का मास लिया है, तो आप यहाँ पे निकालोगे कि आपका जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स वो आएगा आपके 2 मोल्स के बराबर। तो ये 2 मोल्स कहाँ से आ रहे हैं? ये 2 मोल्स तभी आ सकते हैं जब आपने यहाँ पे K प्लस और Cl माइनस को जो है कंसिडर किया है, क्योंकि यहाँ डाला अगर आपने इनिशियल 1 मोल था और उसका जो है इफेक्टिवली 2 मोल का जो है इफेक्ट दिख रहा है। तो वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो है हमें डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल भी कंसिडर करना है। राइट, सेकेंड है आपका, सेकेंड वैरायटी है एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल में क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे हमने डायग्राम में बना रखा है कि आपका एसिटिक एसिड अगर आप बेंजीन में लेते हो, दैट इज C6H6, तो बेसिकली ये एसिटिक एसिड जो है आपका डाइमराइज कर जाता है, तो CH3COH होल ट्वाइस। राइट, अब यहाँ पे सिंस ये डाइमराइज कर गया है तो इसका जो नेट इफेक्ट आने वाला है वो आपका कैसा आएगा? तो अब जो इफेक्ट आने वाला है डेल्टा TF पे, राइट, या फिर आप कह लीजिए डेल्टा TB पे, राइट, तो वहाँ पे क्या आएगा इफेक्ट आपका? वहाँ पे इफेक्ट जो आएगा आपका जो है बेसिकली हाफ टाइम्स आएगा। राइट, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितना आपका इफेक्ट आना चाहिए था उसका जो है आपका सिर्फ और सिर्फ आधा है। वो क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ये डाइमेराइज हो गया। राइट, तो यहाँ पे जब कभी भी आप इसके फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लीजिए, यहाँ पे हमने वैल्यूज जो है बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट की डिस्कस की है, तो यहाँ पे भी हम बॉइलिंग पॉइंट ही नीचे वाले केस में डिस्कस करते हैं। राइट, सो यहाँ पे ये आधा होने के चक्कर में तो हमें जो यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है उसमें जो है हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मॉडिफिकेशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो जो हमने कोलैबोरेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, उनमें जो है आपका एक मॉडिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पे एक एक करके हम जो है मेंशन करते हैं। तो सबसे पहला है आपका RLVP का, राइट, सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो RLVP में जो है बेसिकली आप डेल्टा P/P0 कैलकुलेट कर रहे हो, और यहाँ पे जो है आप बेसिकली यहाँ पे ये एक आई फैक्टर है जिसको आप इंट्रोड्यूस करोगे। तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute by number of moles of solvent। राइट,
अब उसके बाद अगर आपने देखा नेक्स्ट रिलेटिव एलिवेशन की बात करें तो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें भी इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में भी आपको जो डेल्टा टी भी है वो आपको कंसिडर करना है आई इंटू के बी इंटू एम। सिमिलरली अगर हम बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, तो यहाँ पे भी आपका डेल्टा टी एफ जो है वो आ जाएगा आई इंटू के बी इंटू एम के बराबर, राइट। सिमिलरली आप अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका जो पाई है वो आ जाएगा आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी के बराबर। अब जो है हम यहाँ पे बात करते हैं ये आई आया कहाँ से, राइट। तो यहाँ पे आई जो आया है वो आई है आपका वैन हॉफ फैक्टर। सो जो हमारे वैन हॉफ साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है ये पर्टिकुलर फैक्टर बोला कि मल्टीप्लाई करने को, जिससे कि जो ये एबनॉर्मलिटी है, राइट, जो भी ये एबनॉर्मलिटी आ रही है मोलार मास में उसको हम कंसिडर कर पाए। तो ये वेंट ऑफ फैक्टर बेसिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसे डिफाइन किया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड, मतलब एसोसिएट होकर मतलब कलेक्टिव बना है, या फिर डिसोसिएटेड डिवाइडेड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स divided by number of molecules before एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। मतलब डिसोसिएट होने के पहले या फिर एसोसिएट होने के पहले जो है आपका डिनोमिनेटर में आएगा और उसके बाद वाला जो है आपके ऊपर न्यूमरेटर में आएगा। इसको जो है और एक तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्मल मोलार मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलार मास। और एक तरीका है जिसको हमें कर सकते हैं, क्या आएगा, ऑब्जर्व्ड मोलार मास डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मोलार मास। तो तीन तरह से जो है आपका वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है और इसके बेसिस पे जो है इसको कंसिडर करते हुए हम जो है यहाँ पे लिक्विड सोल्यूशन में करते हैं। तो अगर हम कंक्लूजन स्टेटमेंट अगर दे रहे हैं तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर helps us in determining the reason or determining the factors of colligative properties correctly by taking consideration that the solute particles can dissociate or associate in a solvent। तो कोई भी सॉलिड में जब कभी भी आपका एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो उस पार्ट को कंसिडर करते हुए वेंट ऑफ फैक्टर जो हमें करेक्टली जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालने में हेल्प करता है, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।